हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th की बुक का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड्स एंड फू की चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे है, किस टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या हार्मफुल यूजेस हैं, कौन कौन से डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम आगे से शुरू करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो को जा कर के आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। तो इसके पहले पार्ट में हमने यही लास्ट टॉपिक छोड़ा था, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम इस आगे का टॉपिक करते हैं। एक्टिविटी 2.4 को समझाते हैं। पहले टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। पहली बात तो 500 ml को हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, लीटर में कितना बोल सकते हैं? आप में से किसी को पता है? बिल्कुल पता होगा क्यों, वो क्लास 8th में है। तो 500 ml को हाफ लीटर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होता है ना। तो हाफ ये है, तो ये क्या है आपका हाफ लीटर यानी 500 ml। तो इसमें बोल रहा है कि आपको एक 500 ml बीकर लेना है, ऐसा बीकर लेना है जिसमें 500 ml की कैपेसिटी हो, ठीक है। उसमें 3/4 वाटर भरना, पूरा फुल वाटर नहीं भरना है। 3/4 मतलब 3/4 वाटर भरना है, ठीक है। उसमें डिज़ोल्व 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें क्या 2 या 3 स्पून शुगर डालनी है, ओके। Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution। आपको उसी शुगर सोल्यूशन में आपको क्या डालना है, ईस्ट पाउडर डालना है, ठीक है, हाफ टेबल स्पून, ओके। फिर उसे कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। फिर उसको क्या करना है, 4 to 5 आवर्स के लिए थोड़ी सी गर्म प्लेस पे रखना है। ऐसी प्लेस पे रखना है जैसे कि थोड़ा वहाँ पे गर्मी हो, ठीक है, ऐसे ठंडी प्लेस पे नहीं रखना है। फिर 4 से 5 घंटे बाद आपको देखना है कि उसमें कैसी स्मेल आ रही है, ठीक है। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। अगर आप 4 का 5 घंटे बाद इस सोल्यूशन को रखिएगा, उसके बाद फिर आप उसको स्मेल करिएगा। क्या आपको ऐसी स्मेल आपने कभी देखी है, स्मेल की है ना, वही पूछ रहा है। तो ये आखिरी किस चीज़ की स्मेल आती है, आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। ये जो स्मेल निकल रही है सोल्यूशन से, वो किसकी निकल रही है, एल्कोहल की निकल रही है। क्यों? क्योंकि जो शुगर सोल्यूशन था उसमें ईस्ट डाल दिया गया, इस वजह से वो शुगर सोल्यूशन कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में, ठीक है। तो इस वजह से वो एल्कोहल की स्मेल दे रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, ओके। तो ये जो होता है शुगर से एल्कोहल का कन्वर्ट होना, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, फर्मेंटेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे आपको एक पिक दिख रही होगी लुइस पाश्चर की। उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को, कब किया था, इन 1857 में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है, तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injection, such as of penicillin। यहाँ पे बता रहा है कि जब भी आप कभी बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट खाने को देता है, कैप्सूल्स देता है और इंजेक्शन लगाता है, जैसे कि कुछ पेनिसिलिन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी मेडिसिन बनती है, जो भी पेनिसिलिन इंजेक्शंस बनते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। तो वो मेडिसिन, वो दवाइयाँ, वो कैप्सूल्स, वो इंजेक्शन आपकी सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनते हैं। दीज मेडिसिन kills और stop the growth of disease causing microorganism। जब हम अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जो बुरे वाले होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो क्या करते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देता है, ठीक है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi।
लेकिन अब के नए टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग, डॉक्टर्स लोग या साइंटिस्ट लोग या जो भी मेडिसिन बनाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि फंगस और बैक्टीरिया से भी मेडिसिन बना रहे हैं। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. Okay, तो जो आपकी टेट्रामाइसिन है या टेट्रासिलीन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके फंगी और बैक्टीरिया के बने हुए मेडिसिन के। ओके, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करा करके बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो दवाइयाँ होती है वो किसी एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ या कई अलग अलग डिज़ीज़ में काम आती हैं, ताकि उस किसी डिज़ीज़ में उसका यूज़ करके उस डिज़ीज़ को दूर किया जा सके, ठीक है। तो हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किससे बनती हैं, किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, या कुछ अब तो मल्टी आने लग गई जिसमें कई सारे मिला के डाले जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए होते हैं वो स्पेसिफिक से ही मोस्टली बनते हैं, ठीक है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। बता रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो लिवस्टॉक, जो पशु होते हैं या जो चिड़िया होती हैं या पशु पक्षियों के भी खाने में, जैसे कुछ होता है पे गाय भैंस, कुछ होती मुर्गी, ये सब लोगों के खाने में भी मिला करके दिया जाता है, ताकि चेक कर सकें कि कहीं उनको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर होगा तो वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज़। जो माइक्रोबियल होता है या क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कुछ प्लांट डिजीज़ में भी बहुत काम आती है, ताकि जो प्लांट्स को भी बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट्स ख़राब हो जाती है, प्लांट्स वीट ख़राब, सीड्स उसमें नहीं होते हैं, या फ्रूट ख़राब हो जाते हैं, या जो आप कुछ बोते हो गेहूँ वगैरह तो वो उगते ही नहीं हैं, या खाली चले जाते हैं, उनके सीड्स नहीं आती हैं, पतले हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये सारी तरह की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं प्लांट्स को भी, तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स ही डाली जाती हैं, वो भी माइक्रोबियल दवाइयाँ ही डाली जाती हैं, ठीक है। अभी बॉक्स में जो लिखा उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये बता रहा है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक हो या कोई भी दवाई हो, वो हमें किसी अच्छे जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए। अपने से डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए, और ना ही कभी किसी के बोल देने से दवाई ले लेना चाहिए। ओके, you must complete the course prescribed by the doctor। डॉक्टर ने जितने दिन की दवाई दी है आपको उतने दिन का कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक दिन में बुखार उतर गया तो आपने फिर दवाई खाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो माइक्रोब्स हैं या बुरे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स वो पूरी तरह से मरे हुए नहीं होते, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in future। बोल रहा है कि अगर आपने तब मेडिसिन ली जब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने ऐसे ही ले लिया एंटीबायोटिक, या आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी फिर भी आपने ले लिया, या आपने गलत डोज ले ली, गलत तरीके से ले लिया, तो ये आपके लिए ये जो दवाई रहेगी वो कम असरदार हो जाएगी। जब आपको ज़रूरत होगी वाकई में और तब खाएंगे आप, तो ये आपको उतनी असर नहीं करेगी, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स टेकन unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। जो आप बेमतलब की दवाइयाँ खाते हो उससे क्या होता है, आपके बॉडी में जो आपके बेनिफिशियल, जो आपको बेनिफिट देती है ना, वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं आपके बॉडी में, जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं या डिजीज़ से लड़ने के लिए अच्छे होते हैं, उनको ये धीरे धीरे किल करता रहता है। एक बार में नहीं करता, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो किल करता रहता है, ठीक है। फिर आपकी बॉडी जो होती है ना वो दवाइयों की हैबिचुअल हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि
कोल्ड एंड फ्लू के बीमारी में आपको काम नहीं आती, मतलब ये असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरियल या माइक्रोबियल डिजीज़ नहीं होता, वो वायरस से होता है। तो उसमें है ना वायरस से बनी हुई ही दवाइयाँ चलती हैं जो वायरल डिजीज़ को ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो बैक्टीरियल वाला नहीं होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीन। ओके, वैक्सीन हमारे लिए अभी इस टाइम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि हर कोई वैक्सीन लगवा रहा है कोविड की, है ना। तो कोविड वैक्सीन चल रही है, तो चलिए आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। वैक्सीन क्या है? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. इन्वेडर मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी, ठीक है। तो यहाँ पे किसको? डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स को यहाँ पे इन्वेडर कहा जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं जब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस करने लगती है कि एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, ठीक है। टू फाइट द इन्वेडर मतलब जो आपके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स घुस गए हैं उससे लड़ाई करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको किल करने के लिए क्या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। और बॉडी क्या करता है? वो याद रख लेता है कि अगर दोबारा यही आप माइक्रोब्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आपके अंदर आता है तो उसे कैसे फाइट करनी है। अगर एक बार आपके अंदर आया है तो दूसरी बार के लिए वो ऑलरेडी अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है, कि कभी भी इन फ्यूचर ऐसी कोई बीमारी आएगी तो मैं उससे फाइट कर लूँगा, ठीक। इसीलिए वैक्सीन डाली जाती है आपकी बॉडी में, ताकि वो थोड़ा सा डाल देते हैं आपके अंदर एंटीबायोटिक वैक्सीन। फिर जब कभी भी उस तरह का कोई सिम्टम्स या कुछ भी बीमारी आपको होती है तो वैक्सीन आपसे फाइट आपकी उस हार्मफुल डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर introduced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable एंटीबॉडीज़। ओके, तो क्या बोल रहा है? अगर आपकी बॉडी में गलती से, हेल्दी बॉडी में एक कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब एंटर कर जाता है तो जो बॉडी है ना उस क्या बोलते हैं वीकेंड या डेड माइक्रोब से फाइट करता है और उसे किल कर देता है। क्यों? कैसे करता है? अपने अंदर सुटेबल एंटीबॉडीज़ बना करके, ठीक है। अपने अंदर पहले क्या करता है? बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं अच्छी वाली, जो हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देती हैं, ठीक है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. तो क्या बोल रहा है? जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्टेड बॉडीज़ में ही रहती हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से, ठीक है। कोई भी डिजीज़ आएगी या माइक्रोब आएगा डिजीज़ कॉज करने वाला तो उसको वो किल कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इस तरह से वैक्सीन वर्क करता है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. तो ये सारे डिजीज़ के नाम हैं जिसको वैक्सीनेशन के थ्रू दूर किया जा सकता है ताकि ये ना हो बॉडी में, ठीक है। इसको बचाया जा सकता है कि ना हो। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? बचाना या सेव करना, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आपके पास एक छोटी सी पिक होगी। ये पिक एडवर्ड जेनर की है। इन्होंने क्या बनाया था? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। कब बनाई थी? 1798 में। ओके, तो याद रखिएगा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। और कब बनाई थी? 1798 में। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। In your childhood, you must have been given injections of protect yourself against several diseases. अब क्या होता है? आप लोग जब बच्चे रहते हो या छोटे रहते हो तो क्या होता है कि हम लोगों को भी बहुत तरह की इंजेक्शन्स लगती हैं ताकि हमें बीमारियाँ ना हो। आपको याद होगा कि मम्मी कहते हैं आपको टीका नहीं लगा, आपको वैक्सीन नहीं लगी है। हाँ, किसी छोटे बच्चे को देखा होगा कि टीका लगवाने जाते हैं ना, तो वही कहते हैं। वो इसलिए लगता है ताकि बच्चे में बचपन से ही टीके लग जाते हैं ताकि वो उसे प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई बीमारी ना हो, ठीक है ना। ओके, यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप क्या एक लिस्ट बना सकते हो?
अपने पेरेंट्स की हेल्प से कि कौन कौन से डिजीज़ से आपको बचने के लिए आपको इसकी ज़रूरत होती है. ओके. It is essential to protect all children against these disease. क्या बता रहा है कि आप लिस्ट बनाओगे बीमारियों के नाम की, उन सारी बीमारियों से बच्चों को बचाना बहुत 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 ज़रूरी होता है. ठीक है. तो इसीलिए आपको वैक्सीन लगती है ताकि बच्चों को बीमारियाँ ना हो. ओके. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. You might have seen the advertisement on the TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. ओके. तो क्या बोल रहा है, आपको जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं वो आपके नियर बाय जो भी ज़रूरत की ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो नियर बाय आपके किसी भी हॉस्पिटल में आपको मिल जाती हैं. ठीक है. आप चाहिए वहाँ पे बोलिए कि हाँ इस चीज़ का टीका लगवाना है, वैक्सीन लगवानी है, वो लग जाती है आपको. और आपने कभी कभी तो एडवर्टीज़मेंट भी देखा होगा न्यूज़पेपर में, टीवी में. और एक आपने जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है उसके प्रोग्राम की भी, उसका भी देखा होगा कि लाइक उसको भी सरकार ने चला रखा है. वो घर घर जा कर के पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को. क्यों? क्योंकि पोलियो बहुत बेकार सी बीमारी होती है. इसमें क्या होता है, इंसान की बॉडी ख़राब हो जाती है. ठीक है. कभी कभी हाथ ख़राब हो जाता है, कभी पैर ख़राब हो जाता है, कभी पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है. तो इस सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, 2 बूंद आपको पल्स पोलियो के पिलाते हैं. और फिर उसके बाद उस कई सालों तक पिलाते हैं, 5 ईयर्स तक पिलाते हैं. फिर उसके बाद आप फ्री हो जाते हो. फिर उसके बाद आपको पीने की ज़रूरत नहीं है. ओके. पोलियो ड्रॉप्स गिव्स द चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. पोलियो ड्रॉप्स जो होती है वो क्या होता है, बच्चों की वैक्सीन होती है जो उनको ओरल दी जाती है, लाइक मुँह से दी जाती है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. मतलब क्या बता रहा है कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट चल रही है उसने वर्ल्ड के कुछ हिस्सों तक मोस्टली कुछ हिस्सों तक ख़त्म कर दिया स्मॉल पॉक्स को. ठीक है. ओके. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. Okay. तो क्या बोल रहे हैं, इस टाइम पे जो वैक्सीनेशन बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो किस लिए बनाई जाती है, ताकि ह्यूमंस को और बाकी के अदर एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके. जो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं उससे बचाया जा सके. ठीक है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो सम बैक्टीरिया 2.7 पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है. फिगर नंबर 2.7 में आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, जो वेस्ट है, लाइक जो आपकी हवा में नाइट्रोजन है, वो हमारे किसी काम के नहीं है, ना ही प्लांट्स के किसी काम के. ठीक है. तो जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस हवा या एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेते हैं और इनको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, ताकि जो सॉइल में जो नाइट्रोजन चली जाएगी वो प्लांट्स के काम में चाहिए, प्लांट्स के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है. ठीक है. तो उस काम को नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू ये लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं. These microbes are commonly called biological nitrogen fixator. ओके. तो ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसर, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. ताकि जो वेस्ट जा रही नाइट्रोजन या जो हवा में है अननेसेसरली, उनको सॉइल में मिक्स कर दें और ताकि वो प्लांट्स के काम आ जाए, प्लांट्स के थ्रू हमारे काम आ जाए. ओके. यहाँ पे 2.7 वाला जो पिक्चर शो करना था नाइट्रोजन फिक्सर का, वो यहाँ पे है. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक एनिबेना. ओके. तो यहाँ पे ये यही चीज़ें, यही क्या करती हैं, आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं. ओके. आपके बुक में पिक्चर बहुत क्लियर होगी, यहाँ पे भी वैसी है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर होगा, तो आप बुक से देख सकते हैं. ओके. बच्चों, इसके आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, ताकि आप लोग आराम से, आसानी से
पढ़ सकें, समझ सकें चीज़ों को। एक पूरी एक वीडियो में मैं बना दूँगी तो आप लोगों के लिए बहुत सरदर्दी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हम भी पढ़ाई करते हैं तो हम भी समझते हैं कि वीडियो छोटी छोटी और आसान शब्दों में रहे तो बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon, okay, and also share my videos and like the videos. Please 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 subscribe my channel. Thank you.